तेरी यही कहा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, अब आप अकेले नहीं हैं, हम हैं ना आपके साथ। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, अनिल आएगा तो कहना आकर मुझसे मिले। जी सर, इसे दिल का नजराना समझ के कबूल कीजिए सर, प्लीज। तुम दोनों को देखकर बहुत खुशी होती है। पिताजी को कभी इस बात का दुख नहीं था कि हम 3 बेटियां हैं। वो हमें जैसा बनाना चाहते थे, तुम दोनों वैसी ही हो। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी ना उतर सकी और मेरी वजह से उन्हें इतना दुख सहना पड़ा। शायद यही वजह है कि आज मैं अपनी औलाद के लिए दर बदर भटक रही हूँ। दीदी, इस तरह मन जलाकर कोई फायदा नहीं। पिताजी स्वभाव से जिद्दी जरूर थे, लेकिन उनका मन आखिरी दम तक तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था, लेकिन इस बात को कभी वो अपनी जुबान पर ला ना सके। उनकी मर्जी के खिलाफ मैंने शादी तो की, लेकिन उसके बाद मुझे कभी सुकून नसीब नहीं हुआ। जिस आदमी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वो मेरी गोद में एक बच्ची छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मुझ पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तुम्हारे जीजाजी के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने ऐसी लड़की पसंद कर रखी थी जो लाखों का दहेज लेकर आती। उनके स्वर्गवास के बाद वो लोग मुझ पर गिद्ध की तरह टूट पड़े और मैं उन सबका मुकाबला करती रही, अपनी बच्ची की परवरिश करती रही। दीदी, एक बात बताओ, क्या मधु ने लव मैरिज की थी? अनिल और मधु में अच्छी दोस्ती थी। अनिल मुझे भी बहुत पसंद था। अच्छा खानदान देखकर ही मैंने शादी के लिए हाँ कही। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझसे भी बुरा मेरी बच्ची का नसीब होगा। न जाने वो कहाँ और कैसे लोगों में होगी। दीदी, तुम फिक्र मत करो, यहाँ के पुलिस कमिश्नर किरण के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बस मैं अनिल के आने तक इंतजार कर रही हूँ, फिर हम लोग सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। मुझे अनिल से कोई आशा नहीं, क्योंकि उसी के सामने एक आदमी उसका घर दीमक की तरह खा रहा था, लेकिन उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। इसमें अनिल क्या कर सकता है? घर के भेदी ने लंका जैसे राज को भी खत्म कर दिया था। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ मत डालो। दीदी, तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है मधु जहां भी होगी ठीक होगी और हमें जल्दी मिल जाएगी। तुम्हारी और किरण की वजह से मुझ में भी विश्वास सा पैदा हो गया। आखिर क्या करूं? एक माँ होना, जब भी रात उसकी याद आ जाती है तो मैं सो ही नहीं पाती। दीदी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। उसकी लापता होने की खबर सुनकर मैं भी बहुत बेचैन हूँ। कुछ ही दिन पहले यहाँ आई थी, कितनी खुश लग रही थी वो। मुझे क्या मालूम था हालात इतनी जल्दी ऐसे हो जाएंगे। I swear, अगर मधु को कुछ हो गया ना तो इस विजय भल्ला को मैं छोड़ूंगी नहीं। नमस्ते। नमस्ते। मैं ललित चोपड़ा। हाँ। प्रोफेसर साहब हैं? नहीं, प्रोफेसर साहब तो घर पे नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप आइए ना, बस आते ही होंगे। अच्छा, अभी आ जाएंगे? हाँ, आइए ना। ओके, थैंक यू। बैठो। प्लीज बैठिए। आप भी बैठिए ना। मैं आपके लिए चाय ले। नहीं नहीं, मैं चाय पी कर आया हूँ। अच्छा, तो पानी? पानी भी पी लिया हूँ। बैठिए ना। कैसे हैं आप? पता है, जब मैं कॉलेज में था ना, तो प्रोफेसर साहब की एक छोटी सी 8 साल की बहन थी। वो हाँ, आप ही है। मुझे यकीन था कि वो आप ही होंगी। बड़ी नटखट, बड़ी शरारती थी आप। पता है, एक बार ना लंच ब्रेक हुआ था और आपने वो मेरा लंच का पैड था उसको आके आपने उलट दिया। वो दिन मुझे आज भी याद है।
अरे प्रोफेसर साहब नर्स क्या? अरे बैठो बैठो ललित। माधवी जरा एक गिलास पानी लाना। जी लाई। क्या बात है प्रोफेसर साहब, आज आप कुछ उदास से लग रहे हैं। नहीं ललित, बस यूं ही। कुछ तो बात है सर, आज आप अपने मूड में ही लग रहे हैं, मुझे कुछ गंभीर से लग रहे हैं। क्या बात है सर? विजय भल्ला नाम का एक व्यक्ति है जो, छोड़ो ललित। नहीं नहीं, विजय भल्ला कौन है सर ये? ललित, ये विजय भल्ला जो है मेरे दोस्त अनिल का जीजा है। और ये अनिल के घर पे घर जमाई बनकर रहता था। इसने चालाकी से सारा घर, सारा बिजनेस अपने नाम पर कर लिया और अपनी पत्नी समेत घर के सभी लोगों को घर से बाहर कर दिया और आज वो बेचारे झोपड़पट्टी में रहते हैं। लेकिन सर उससे आपका क्या बैर है? ललित, अभी जब मैं घर आ रहा था तो वो मुझे रास्ते में मिल गया। अब चूंकि मैं अनिल का दोस्त हूं, इसलिए खाम मुझे परेशान कर रहा है। सर उसका कोई टेलीफोन नंबर या एड्रेस है आपके पास? वो मडाई लैंड में मल्होत्रा हाउस है, वहां रहता है। मैं वादा करता हूं सर, आज के बाद वो आपको कभी हैरान नहीं करेगा। I'll personally take care of him. अच्छा सर, मैं छुट्टी जा रहा हूँ और वहाँ हमारे बॉस इंतजार कर रहे होंगे। मैं फिर कभी आऊँगा सर आपसे मिलने। ठीक है ललित। सर मैं चलता हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार। और तेरी यही कहानी, और तेरी यही कहानी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ललित, आओ बैठो। सर ये कॉक्स एंड किंग्स के लीगल डॉक्यूमेंटेशन हैं। आई हैव चेक्ड इट। मैंने अपने नोटिफिकेशन भी इस पर दिया हूँ, आप चेक कर लीजिए सर। I don't have to check it, Lalit. I have full faith in you. थैंक यू सर। हमने तुम्हें अपने वृंदा अपार्टमेंट्स के फ्लैट की चाबी दी थी रहने के लिए, और हमने सुना है कि तुम अभी तक वहां गए नहीं हो। सर वो फ्लैट मैंने जाके देखा, वो फ्लैट मेरी हैसियत से बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है सर। माफ कीजिएगा सर, मैं हर वो बड़ी चीज को अपनाता नहीं हूँ जो मेरी हैसियत से बड़ी हो। गुड। इंसान को उतने ही पैर पसारना चाहिए जितने की चादर हो। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स, क्योंकि तुम मेरे लिए एक एम्प्लॉय नहीं हो, मेरे बेटे जैसे हो। थैंक यू सर। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत से वो सब चीजें हासिल करो जो तुम्हें चाहिए। अच्छा, ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलो ऑफिस चलते हैं। थैंक यू सर। अरे तुम अपनी गाड़ी में आए हो ना, ऐसा करो अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दो। ओके सर। और मेरे साथ चलो। ओके सर। सर मुझे आपसे कोई बात कहनी है सर। हाँ कहो, किस बारे में? सर हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर प्यारेलाल। बहुत ही अच्छे इंसान है सर, वो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन फिलहाल वो बहुत परेशान है। एक आदमी उन्हें बहुत हैरान कर रहा है सर। अच्छा आओ चलते चलते डिस्कस। हाँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं विटनेस से बात करना चाहूंगी। ओके ओके। नमस्ते। नमस्ते। कविता जी हैं? जी नहीं, वो घर पे नहीं है। आप? जी मेरा नाम अनिल है। कल कविता जी मेरे घर पर आई थी, उन्हें शायद मुझसे कुछ बात करनी थी। मैं उस वक्त घर पे नहीं था, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। कहीं आप अनिल मल्होत्रा तो नहीं?
मधु के पति? जी, मैं अनिल हूँ, मधु का पति। लेकिन आप? कविता जी मेरी बड़ी बहन है। क्या आप बता सकते हैं कि कविता दीदी आपके पास किस सिलसिले में आई थी? जी नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन माँ कह रही थी कि मधु के बारे में उन्हें कुछ बात करनी थी। अब क्या बात करनी थी ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। बात क्या है मैं आपको बताती हूँ। मधु की माँ हमारी बड़ी बहन है और उस लिहाज से मैं और कविता जी मधु की मासियां हैं। आप लोगों ने जो मधु पर जुल्म किए हैं, जो अत्याचार किए हैं, उस बारे में पता चल गया हमें। अगर आप लोगों को यह लग रहा है कि मधु अकेली है तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप जैसे लोग लड़कियों से शादी करके उन्हें घर ले जाते हैं लेकिन उनकी हिफाजत नहीं कर पाते। अरे जब उनकी हिफाजत नहीं कर पाते तो शादी क्यों करते हैं उनसे? देखिए, मैं इस वक्त खुद बहुत परेशान हूँ। मैं तो समझा था कि आप लोग हमारी कुछ मदद करेंगे। हमें मधु की फिक्र है और उसके लिए हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। घर में कोई है? घर में कोई है? नमस्ते। नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम ललित है और मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ। कहिए। आप भल्ला को जानती हैं? जानते हैं नहीं, जानते थे। बहुत ही गंदा इंसान है वो। आप शीला जी हैं ना, उनकी धर्मपत्नी, और आप इनकी माता हैं। आप मेरा नाम कैसे जानते हो? देखिए, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और आपके घर के बारे में भी। अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें तो मैं आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। आप लोग घबराइएगा मत। मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर राय बहादुर तेज सिंह साहब बाहर खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज ट्रस्ट मी। आइए, चलिए। चल बेटे। आइए। सर, ये भल्ला जी की वाइफ है और ये उनकी सास है। नमस्ते। 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 और तेरी यही कहानी और तेरी यही कहानी। आइए। सर, ये भल्ला जी की वाइफ है और ये उनकी सास है। नमस्ते। 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 देखिए, मैं जो कुछ भी आप लोगों से पूछूं, मुझे साफ साफ बताइएगा। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो माँ जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये विजय भल्ला से आपके कैसे संबंध है? विजय भल्ला मेरा जमाई था और इसका पति, पर अब वो हमारा कुछ नहीं लगता। हमें तो उसके नाम से भी नफरत है। लगता है उसने आप लोगों को बहुत सताया है। उसने हमें सताया ही नहीं, हमें बर्बाद करके रख दिया है। आज महलों से झोपड़ों पे लाके पटक दिया है उसने हमें। मैं तो सोच भी नहीं सकती, इतना नीच किस्म का इंसान है वो। जिस थाली में उसने खाया उसी में छेद किया। मेरे भाई का घर भी उसी ने उजाड़ा। एक दिन मेरी भाभी घर में अकेली थी और विजय भल्ला, उसने मेरी भाभी की इज्जत लूटने की कोशिश की। किसी तरह से मधु भाभी अपनी जान और इज्जत बचा के घर से भाग गई और आज न जाने वो कहां कहां भटक रही है। और मेरा भाई अनिल उसे ढूंढने निकला हुआ है। न जाने कहां होगी वो। मेरे पिताजी भी इसी सदमे से गुजर गए। आपके पास आपकी भाभी की कोई तस्वीर हो तो मुझे दे दीजिए। शायद मैं उन्हें ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। जी। वैसे क्या नाम था आपकी भाभी का? जी, मधु। मैं अभी एक फोटो लेके आती हूँ। मधु।
मैं उसे अपना जवाई कम और बेटा ज्यादा मानती थी, उस पर पूरा विश्वास करती थी, पर उसने मुझसे विश्वासघात किया। मेरी सारी प्रॉपर्टी लिखवा ली, बंगला लिखवा लिया, सारा कारोबार हड़प लिया और हमें दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। देखिए, आप रोइए मत। मैं आपका दुख समझता हूं। अच्छा ये बताइए, वो हीरे जवाहरात जो आपने भल्ला को दिए थे, क्या वो आपने अपनी मर्जी से दिए थे? हाँ साहब, मैंने अपने इन्हीं हाथों से दिए थे। इसलिए ताकि वो कोई बिजनेस शुरू कर ले? नहीं साहब, उसने मुझसे धोखे से लिया। उसने कहा कि इनकम टैक्स वाले छापे मार रहे हैं, सो सारे जेवरात आप हमें दे दीजिए, मैं लॉकर में रख दूंगा। और मैंने उसे लॉकर में रखने के लिए दे दिया, पर देखिए, आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। साहब, ये है मेरी भाभी की फोटो, बीच में जो लाल साड़ी पहनी है वही है। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी भाभी बहुत जल्द मिल जाएंगी। माँ जी, क्या आप बता सकती हैं कि वो जेवरात आपके कितनी कीमत तक के होंगे? यही कोई 50-60 लाख के होंगे। ललित, मेरी गाड़ी की बैक सीट पे एक ज्वेलरी बॉक्स जरा लेके आओ। अच्छा, हाँ। और से देखिए, क्या यही हैं आपके जेवरात? हाँ साहब, ये हमारे जेवरात हैं, पर आपके पास कहाँ से आए? ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है बाजी। बस यूं समझ लीजिए कि ये आपकी अमानत थी मेरे पास, अब वापस मैं आपको दे रहा हूं। सोच क्या रही है? रख लीजिए, मैं खुशी से दे रहा हूं। बेटा, इस वक्त तुम हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। और तेरी यही कहानी